तो दोस्तों फिर एक बार आपके लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं तबलीगी जमात पर लगाए गए मीडिया के द्वारा सभी आरोप फर्जी और गलत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच पहली खबर की ओर बात करते हैं। तबलीगी जमात के मौलाना मोहम्मद साद पर ये हैं गंभीर आरोप। क्राइम ब्रांच ने तैयार की 26 अहम सवालों की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, तबलीगी जमात के मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब उनकी तलाश कर रही है। उनकी तलाश में अलग अलग जगह पर छापेमारी जा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 26 सवालों की लिस्ट तैयार कर नोटिस बनाकर मौलाना मोहम्मद साद के घर भेजा है, जिसमें जानकारी मांगी गई है किस तरह इस मरकज में लोग आ रहे थे, जनवरी से लेकर अब तक कितने लोग आए हैं, किस तरह इस मरकज का आयोजन होता था। सवालों के नोटिस पर मौलाना मोहम्मद साद ने अपने गुर्गों से मैसेज भिजवाया है और कहा है कि उसने खुद को सेल्फ क्वारंटीन किया है और जब मरकज खुलेगा तब वो इन सवालों के जवाब देंगे। हालांकि क्राइम ब्रांच ने मौलाना मोहम्मद साद की तलाश दिल्ली से मेरठ और मुजफ्फरनगर तक कर रही है। उनके खिलाफ 26 गंभीर सवालों का नोटिस जारी किया गया है। उसमें से 15 बड़े सवाल तबलीगी जमात के मौलाना मोहम्मद साद से दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने पूछे हैं, जिनमें सवाल नंबर 1 जनवरी 2019 से अब तक हुए मरकज में कितने लोग शामिल हुए हैं। सवाल नंबर 2, मरकज की जगह का पूरा नक्शा और साइट प्लान क्या है। सवाल नंबर 3, मरकज में अगर सीसीटीवी कैमरे हैं तो कहां कहां कैमरे लगे हैं। सवाल नंबर 4, मरकज के लिए प्रशासन की अनुमति थी तो क्या आपके पास सबूत हैं। सवाल नंबर 5, मरकज में हुए कार्यक्रम का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कहाँ है। सवाल नंबर 6, 12 मार्च के बाद मरकज में विदेशी समेत सभी लोगों के नाम पते कहाँ हैं। सवाल नंबर 7, 12 मार्च के बाद मरकज में शामिल सभी लोगों के रजिस्टर कहाँ हैं। सवाल नंबर 8, मरकज में शामिल कोई व्यक्ति बीमार हुआ था तो उसकी डिटेल क्या है। सवाल नंबर 9, 12 मार्च के बाद मरकज से लोगों को निकालने के लिए क्या किया गया। सवाल नंबर 10, लॉकडाउन के बाद मरकज से लोगों को निकालने के लिए आपने क्या किया। सवाल नंबर 11, 12 मार्च के बाद मरकज से अस्पताल जाने वाले की लिस्ट कहाँ है। सवाल नंबर 12 मार्च के बाद क्वारंटीन के लिए मस्जिद या गेस्ट हाउस कौन लोग भेजे गए। सवाल नंबर 13, मरकज में शामिल जिन लोगों की मौत हुई उनकी पूरी जानकारी। सवाल नंबर 14, मरकज के किसी भी व्यक्ति को कर्फ्यू पास जारी हुआ हो तो उसकी डिटेल क्या है। सवाल नंबर 15, 12 मार्च के बाद मरकज में सिविल एजेंसी में किन किन अफसरों ने कब कब दौरा किया था। तो तबलीगी जमात को लेकर ये दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने 15 बड़े सवाल पूछे हैं मौलाना मोहम्मद साद से। अब देखते हैं मौलाना मोहम्मद साद इस पर क्या जवाब देते हैं। इसी बीच अगली खबर की ओर बात करते हैं। बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई एफआईआर। जी हां दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास का आरोप है कि भाजपा नेता ने देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी की तस्वीर को सोशल मीडिया पर अपलोड कर विवादित बातें लिखी हैं। वहीं मामला 2 बड़े राजनीतिक पार्टियों से जुड़े होने के चलते पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। दरअसल एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा था कि यदि इस समय इस महामारी के संकट में कांग्रेस की सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार व्यवस्था, राहत, मदद और तकनीक में सबसे आगे होते। इस ट्वीट का भाजपा नेता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के समय इस महामारी के संकट के होने पर घोटाले होने का अंदेशा जताते हुए बताया कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास का आरोप है कि संबित पात्रा ने पोस्टर के साथ 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर भी तंज कसा। संबित पात्रा के ट्वीट में कहा गया कि यदि इस महामारी के संकट काल में कांग्रेस की सरकार होती तो 5,000 करोड़ का मास्क घोटाला, 7,000 करोड़ का कोरोना टेस्ट किट घोटाला, 20,000 करोड़ का जवार सैनिटाइजर घोटाला और 26,000 करोड़ का राजीव वायरस रिसर्च घोटाला हो जाता। संबित पात्रा के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोपों के तहत छत्तीसगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है। रायपुर के पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने बताया कि सोमवार शाम को पूर्णचंद पाणी नामक शख्स द्वारा सिविल लाइंस थाने में पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तो ये काफी बड़ी कार्रवाई हुई है संबित पात्रा के खिलाफ। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। इसी बीच अगली खबर की ओर बात करते हैं। गीतकार जावेद अख्तर के लाउड स्पीकर से अजान देने के बयान पर बवाल। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एवं मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के लाउड स्पीकर से अजान बंद होने की बात का एएमयू ब्रांच ने विरोध किया है। कहा है कि गीतकार ने विरोध करके अपने जाहिलपन और नास्तिक होने का सबूत दिया है। इससे मुस्लिम समाज को बहुत ठेस पहुंची है। इतना ही नहीं, कहा
गया कि गीतकार को मुसलमान कहलाने का भी कोई हक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एएमयू के पूर्व छात्र नेता सद्दाम हुसैन ने कहा है कि रमजान के पाक महीने में गीतकार जावेद अख्तर ने लाउड स्पीकर से अजान देने का विरोध करके अपने नास्तिक होने का सबूत दिया है। इन्हें मुसलमान कहलाने का हमें कोई हक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के बयान का खंडन और पुरजोर से विरोध होना चाहिए। कहा गया है कि मुस्लिम उलेमाओं को फतवा जारी करके गीतकार जावेद अख्तर को इस्लाम से बेदखल करना चाहिए। तो ये काफी बड़ा बयान आया है जावेद अख्तर को लेकर सद्दाम हुसैन का। इसी बीच अगली खबर की ओर बात करते हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, मजदूरों के खातों में 5,000 रुपए की दूसरी किस्त डालेगी दिल्ली सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों के लिए राहत बड़ी खबर है। केजरीवाल सरकार ने सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में 5,000 रुपए की दूसरी किस्त ट्रांसफर करेगी। अप्रैल में सरकार ने दिल्ली के 7,242 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आगामी 15 मई से ऑनलाइन की जाएगी। वहीं रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सड़कों पर मजदूरों को देखकर लगता है कि सिस्टम फेल हो गया है। जी हां दोस्तों, मेरा निवेदन है कि प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर न जाएं। अगर फंसे ही हैं और जाना चाहते हैं तो हमें ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। बिहार मध्य प्रदेश ट्रेनें गई हैं, थोड़ा इंतजार और करें, लेकिन पैदल ना निकलें। इधर कोरोना के खिलाफ सीधी जंग लड़ रहे कोविड-19 वॉरियर के लिए भी केजरीवाल सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। कोरोना वॉरियर अगर कोविड-19 से बीमार होता है तो 5 स्टार में इलाज की व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए 5 स्टार होटल में क्वारंटीन की सुविधा होगी। इसके अलावा किसी भी शहीद होने पर परिवार को 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि भी दी जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल ने काफी बड़ी घोषणा की है। इसके कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी बीच अगली खबर की ओर बात करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सेहत में सुधार, कोविड-19 की जांच में संक्रमित नहीं। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सेहत में सुधार हुआ है और उनकी कोविड-19 की जांच में संक्रमित नहीं पाया गया है। एम्स सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। उनको नई दवा के कारण रिएक्शन और बुखार होने के बाद रविवार रात एम्स में भर्ती कराया गया था। 87 वर्षीय मनमोहन सिंह को एम्स के कार्डियोथेरेसिक हृदय और सीने के संबंधित सेक्टर में चिकित्सा की निगरानी में रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उनकी सेहत सोमवार को बेहतर और दिन के समय उन्हें बुखार नहीं आया है। उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह की कई तरह की जांच की गई है, जिनमें से कई की रिपोर्ट का भी इंतजार है। सूत्रों ने बताया कि सिंह को 1-2 दिन के भीतर अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। तो मनमोहन सिंह को लेकर ये काफी अच्छी खबर लेकर आ रही है। इसी बीच अगली खबर की ओर बात करते हैं। लाखों प्रवासियों के लौटने से चिंतित सीएम नीतीश कुमार, पीएम मोदी से बोले 31 मई तक बड़े लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में इस महामारी के संक्रमण और लाखों प्रवासियों के लौटने से प्रदेश में उपजे हालत पर चिंता जाहिर करते हुए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का आग्रह किया है। सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि लौट रहे प्रवासियों की टेस्टिंग अगर ठीक ढंग से नहीं हुई तो प्रदेश में संक्रमण के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ट्रेनों से काफी संख्या में प्रवासी मजदूर प्रदेश आ रहे हैं, जिनकी तुलना में यहां वेंटिलेटर व टेस्टिंग किट की भारी कमी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बिहार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि यहां हर जिले में जांच केंद्र बनाना पड़ेगा, तभी लाखों लोगों की टेस्टिंग सही तरीके से हो सकती है। ऐसा अनुमान है कि बिहार में 10 लाख से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से लौटेंगे, जिनकी व्यवस्था, जांच और उनको क्वारंटाइन करने समेत अन्य सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मदद मांगने का आग्रह किया है। जी हां दोस्तों, तो नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए। इसी बीच अगली खबर की ओर बात करते हैं। ट्रेन चलाने का तमिलनाडु सरकार ने किया विरोध, 31 मई तक रेल हवाई सफर पर रोक की मांग। जी हां दोस्तों, देश में लॉकडाउन के बीच 12 मई से रेल सेवाओं की शुरुआत हो रही है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया है। 17 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के बाद आगे की योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में तमिलनाडु सरकार ने रेल और हवाई सेवा बहाल नहीं करने का आग्रह किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी के साथ बैठक में 31 मई तक रेल सेवा और हवाई सेवा को बंद रखने की मांग की है। जी हां दोस्तों, पलानीस्वामी ने मीटिंग के दौरान कहा, चेन्नई में इस महामारी के पॉजिटिव मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में तमिलनाडु में 31 मई तक रेल सेवाओं को इजाजत मत दीजिए। उन्होंने कहा कि आपसे निवेदन करता हूं कि राज्य में हवाई सेवाओं को भी 31 मई तक मंजूरी नहीं दी जाए। बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही 12 मई से कुछ चुनिंदा रूटों पर रेल यात्राओं को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 11 मई से टिकटों की बुकिंग शुरू
हो गई। शुरुआत में रेलवे ने नई दिल्ली स्टेशन से 15 जोड़ी ट्रेनों का चलाने का फैसला किया है। रेलवे ने चयनित रूटों में चेन्नई भी शामिल है। ये विशेष रेलगाड़ियाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई सेंट्रल के लिए चलाई जाए। सही कहा, मैंने भी बैठकर यहाँ पर देखा था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंदे जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल